हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। दिस साइड अंकिता। और आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आपका चैप्टर नंबर 3 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टैंडर्ड 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। तो जैसे कि गाइस एज यू ऑल नो कि हम लोगों ने इसके पहले चैप्टर 1 विच वाज ग्रेविटेशन एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस चैप्टर 2 जिसका नाम था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एंड नाउ वी आर स्विचिंग टू आवर नेक्स्ट चैप्टर वन शॉर्ट वीडियो जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बेसिकली ये चैप्टर जो है ये मेरे फेवरेट स्पेशलाइजेशन केमिस्ट्री का है। तो जैसे कि एज यू ऑल नो कि केमिस्ट्री जो है इट्स माय स्पेशलाइजेशन, तो ये जो चैप्टर है ये केमिस्ट्री को बिलोंग करता है। जैसे कि जो चैप्टर 2 था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वो भी केमिस्ट्री का ही था, और चैप्टर 3 जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये भी केमिस्ट्री का ही है। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना अपने चैप्टर नंबर 3 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को। तो सबसे पहली बात तो भाई ये है कि दुनिया में 2 टाइप के चेंजेस होते हैं। पहला होता है फिजिकल चेंज और सेकंड होता है केमिकल चेंज। अब दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। अरे भाई ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। देखो अपन को समझ में आता है ना, 2 टाइप के सब्जेक्ट, एक होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री। बस उसी टाइप का तो है भाई। फिजिक्स में आप लोग क्या बोलेंगे? फिजिकल चेंज। तो ऐसे आपको याद रखना है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको 2 सब्जेक्ट होते हैं, मतलब दुनिया में भी तो 2 टाइप के ही चेंजेस होंगे। पहला रहेगा फिजिकल चेंज और सेकंड क्या रहेगा? केमिकल चेंज। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले फिजिकल चेंज को कि फिजिकल चेंज होता क्या है। ठीक है, तो फिजिकल चेंज में बेसिकली जो कंपोजिशन रहता है मैटर का वो कैसा रहता है? वो सेम रहता है। तो याद रखना कि जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उसमें भली चेंजेस होगा स्टेट में। स्टेट जो है किसी भी सब्सटेंस का वो तो चेंज होता है, लेकिन कंपोजिशन कैसा रहता है? सेम रहता है। तो याद रखना कि फिजिकल चेंज की अगर मैं बात करती हूँ तो स्टेट चेंज होता है, लेकिन जो कंपोजिशन है मैटर का कंपोजिशन कैसा रहता है? सेम रहता है। ये दोनों पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए अब हम लोग एक एग्जाम्पल को देख रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल है आपके फिजिकल चेंज का। यहाँ पे मैंने आइस को लिया है और यहाँ पे मैंने वाटर को लिया है। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जब मैं आइस से वाटर में जाती हूँ तो आइस जो होता है बेसिकली वो सॉलिड फॉर्म में होता है, मतलब ये अपना बर्फ वो सॉलिड फॉर्म में होता है, और पानी जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। सबसे पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आप लोगों ने जो यहाँ पे ऑब्जर्व किया है वो ये है कि जो आइस होता है उसका भी फॉर्मूला H2O ही होता है, और जो वाटर है उसका भी फॉर्मूला H2O ही होता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि जब आप आइस से वाटर की तरफ जाते हो तो आपका भली स्टेट चेंज हो रहा है। एक का स्टेट सॉलिड है, दूसरे का स्टेट लिक्विड है, लेकिन दोनों का कंपोजिशन कैसा है? सेम है। दोनों का कंपोजिशन H2O ही है। इसलिए इस चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज। अब हम लोग आगे देख रहे हैं केमिकल चेंज को कि बेसिकली जो ये केमिकल चेंज है वो क्या होता है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखते हैं केमिकल चेंज को। तो सबसे पहली और सबसे काम की चीज, केमिकल चेंज में जो भी कंपोजिशन रहता है मैटर का वो भी चेंज होते जाता है। मतलब आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि मैटर का जो स्टेट है वो चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो मैटर का कंपोजिशन है ना, कंपोजिशन ऑफ मैटर, वो तो 100% चेंज होता है। तो याद रखना कंपोजिशन चेंज हो जाता है, मतलब ही कोई भी केमिकल रिएक्शन। तो आपको क्या याद रखना है कि जो केमिकल चेंज होता है उसमें मैटर का कंपोजिशन जो होता है, मैटर का केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो चेंज होता है। जैसे कि सबसे पहले मैंने वुड को लिया, मतलब ही लकड़े को ले लो, फिर आप उसको जलाएंगे और उसके बाद लास्ट में वहां पे ऐश फॉर्म हो जाती है। तो आपने यहाँ पे ये देखा कि जो लकड़ा था उसका स्टेट अलग था, जो ऐश है उसका स्टेट अलग है। जो लकड़ा था मतलब ही जो वुड था उसका कंपोजिशन डिफरेंट था, और जो ऐश है उसका भी कंपोजिशन क्या है? डिफरेंट है। तो बस इन शॉर्ट मैंने आपको ये बताया कि चेंजेस मेजरली 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फिजिकल चेंज और सेकंड होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में बेसिकली कंपोजिशन जो होता है वो चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है, और जो केमिकल चेंज होता है उसमें आपका कंपोजिशन चेंज होता है। उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं केमिकल रिएक्शन को कि बेसिकली केमिकल रिएक्शन होता क्या है।
केमिकल रिएक्शन जो होता है एक प्रोसेस है जिसमें सम सब्सटेंस अंडरगो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड आर ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू सब्सटेंसेस बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। चलिए, तो अब मैं क्या करूँ, देखो ए बी मैंने एक सब्सटेंस लिया, ये रिएक्शन करवा रहा है सी के साथ में और आपको बताना है प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे। तो सबसे पहली और सबसे काम की चीज, रिएक्शन को देखने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक कंसेप्ट बता रही हूँ कि बेसिकली देखो यहाँ पे होगा क्या, जरा ध्यान से देखना। ये जो ए और बी का बॉन्ड है ना, ये ब्रेक होगा, ए और बी का बॉन्ड ब्रेक होगा और बी और सी का बॉन्ड फॉर्म होगा। मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या रहेगा, ए प्लस बी सी। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे आपके बॉन्ड का क्या हो रहा है, ब्रेकिंग हो रहा है, और आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे आपके बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट यू ऑब्जर्व हियर इज दैट कि जब आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को करवाते हो तो ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कोई भी एक केमिकल जनरल रिएक्शन का, जिसमें रिएक्टेंट जो है उसमें बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है, उसमें बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो रहे हैं, बॉन्ड जो है वो टूट रहे हैं, और जो प्रोडक्ट है उसमें बॉन्ड क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, बॉन्ड जो है एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन जो है बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस जो है उसका बॉन्ड ब्रेक होता है और एक जो सब्सटेंस है प्रोडक्ट में उसका बॉन्ड फॉर्म होता है। अब उसके बाद आपको जो आगे का पार्ट याद रखना है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आई होप ये वाला पार्ट सभी को क्लियर हो गया कि एक जगह पे बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है और दूसरे जगह पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि दुनिया में दो टाइप के लोग होते हैं। अब कुछ लोग मरते हैं, कुछ लोग जन्म लेते हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि सभी लोग जिंदा रहे, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर भाई सभी लोग जिंदा रहने लग गए, लोगों का मरना बंद हो गया, तो बेसिकली इस धरती पर रहने के लिए जगह ही नहीं बचेंगी और न्यू बेबीज कहाँ से बॉर्न होंगे। तो इसीलिए कुछ लोग जाते हैं और कुछ लोग आते हैं। इसका मतलब कुछ बॉन्ड ब्रेक होते हैं, कुछ बॉन्ड फॉर्म होते हैं और ये प्रोसेस अपने लाइफ की चलते रहती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं कि बेसिकली आगे का पार्ट क्या कहता है। अब देखना जरा, आगे का पार्ट को मैं डिस्कशन कर रही हूँ। अब सपोज आप ले लो A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि जो भी सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं और जो भी सब्सटेंसेस इस रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं उनको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। तो याद रखना कि जो भी सब्सटेंसेस रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, मतलब ही जो भी सब्सटेंसेस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं, जो रिएक्शन के अंदर में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। जो भी सब्सटेंसेस एरो के राइट हैंड साइड में आते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, या जो भी सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। तो बस याद रखना कि बेसिकली केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें कुछ सब्सटेंसेस जो होते हैं उनका बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, कुछ सब्सटेंसेस का बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जो भी सब्सटेंसेस एरो के लेफ्ट में आते हैं उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं और जो भी सब्सटेंसेस एरो के राइट में आते हैं उनको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। उसके बाद में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केमिकल इक्वेशन को। तो जैसे कि एक आप रिएक्शन ले लो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस जिंक डस्ट गिव्स एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अभी ये रिएक्शन को अभी हम एट प्रेजेंट डिस्कस नहीं करेंगे। द रीजन बिहाइंड दिस इज कि ये वाली रिएक्शन इज गोइंग टू कम इन द फर्दर मोर स्लाइड्स, राइट? So now we are not discussing this slide at this moment particularly. Afterwards we will discuss certainly this reaction. So अब हम लोग देख रहे हैं आगे का पार्ट। So ये वाली जस्ट एक केमिकल रिएक्शन है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस जिंक डस्ट गिव एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इससे आपको एक्चुअली कोई आइडिया नहीं मिल रहा है। तो अगर इस रिएक्शन को आप वर्डिंग्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो तो याद रखना उस चीज को आप वर्ड इक्वेशन बोलते हो। मतलब ये वाला जो है, अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे आपकी जो भी केमिकल रिएक्शन है, इस केमिकल रिएक्शन को आप लोग क्या बोलेंगे, वर्ड इक्वेशन। समझा या नहीं समझा? इसको वर्ड इक्वेशन क्यों बोलते हैं? रीजन ये है क्योंकि ये जो रिएक्शन है ये आपको वर्ड्स के फॉर्म में दे रखी है, वर्ड्स के फॉर्म में सब कुछ दिया है। हमने कोई भी केमिकल फॉर्मूला यहाँ पे यूज नहीं किया, इसलिए ऐसे रिएक्शन को हम लोग वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। अब वर्ड इक्वेशन तो हो गया, अब हम केमिकल इक्वेशन को डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि जो रिएक्शन ऊपर वर्ड्स के फॉर्म में दे रखी थी ना, वही रिएक्शन ये वाली है। लेकिन अब ये रिएक्शन को हमने केमिकल फॉर्मूले की हेल्प से रिप्रेजेंट किया, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन। तो कहना मुझे यहाँ पे ये है कि इक्वेशन जो होते हैं बेसिकली वो तो दो टाइप के होते हैं।
पहला होता है आपका वर्ड इक्वेशन और सेकंड जो होता है वो होता है आपका केमिकल इक्वेशन। अब आपको जो यहाँ पे याद रखना है वो ये है कि वर्ड इक्वेशन को आप लोग वर्ड्स के फॉर्म में लिखेंगे, स्पेलिंग्स के फॉर्म में लिखेंगे, समझ गए ना। और जो केमिकल इक्वेशन है उसमें आप लोग केमिकल फॉर्मूले को यूज करके उस रिएक्शन को लिखेंगे। तो ये हुआ आपका वर्ड इक्वेशन और ये हुआ आपका केमिकल इक्वेशन। अब देख रहे हैं भाई राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, कि कभी भी अगर आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने का है तो आप लोग कैसे लिखेंगे। तो अभी हम लोग ये सारे इतने बड़े बड़े पॉइंट्स नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि अगर मैंने इतने सारे बड़े बड़े पॉइंट्स पढ़ाने लग गए मैं तो आप सब लोग सो जाएंगे। तो अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, अरे मैम ये छोड़ो मत ना, हमको पढ़ाओ ना। अरे भाई टेंशन क्यों लेते हो, मैं सब कुछ आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाने के लिए ही तो आई हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, मैं सारी चीजों को एकदम बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। बस आई वॉन्ट सम काइंड ऑफ स्पेस, या सो आई गॉट द स्पेस, राइट। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपने आगे का पार्ट। तो जो भी आपका, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कौन से रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं टू राइट केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए आपको कौन से रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, वो सारे रूल्स मैं आपको समझा के दे रही हूँ। अब वो सारे स्लाइड्स में रूल्स तो लिखे हुए थे, लेकिन मैं ऐसा थोड़ी करूंगी कि वो देख देख के पढ़ाऊंगी, फिर आधे लोग बोलेंगे अरे मैम उसमें कौन सी बड़ी बात है, हम ही देख देख के पढ़ लेते अगर आप हमको देख देख के पढ़ा रहे तो अरे भाई आप टेंशन मत लो, मैं आपको देख देख के नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं तो आपको असली वाला कंसेप्ट समझा के देने वाली हूँ। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं वो सारे रूल्स को एकदम बढ़िया तरीके से। सबसे पहली और सबसे काम की चीज, अगर मैं किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करती हूँ तो केमिकल रिएक्शन में लेट अस से A + B गिव्स C + D, ये है मेरी केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन को कभी भी लिखते वक्त जो फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है वो ये है कि जो भी रिएक्टेंट होते हैं उनको आप हमेशा एरो के लेफ्ट हैंड साइड में ही लिखेंगे, एरो लेफ्ट हैंड साइड। याद रखना रिएक्टेंट को आप हमेशा एरो के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे, मतलब ये आपके क्या हुए, रिएक्टेंट हुए। और इसी के साथ साथ जो भी आपके प्रोडक्ट है आप उसको हमेशा एरो के राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो ये चीज, दो चीज दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से फिट कर लो कि रिएक्टेंट को हम एरो के लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और प्रोडक्ट को हम एरो के राइट हैंड साइड में लिखेंगे। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आपको यहाँ पे जो याद रखना है वो ये है कि अगर रिएक्टेंट ज्यादा आ जाए, सपोज अगर एक रिएक्टेंट है तो कोई बात ही नहीं है, बट अगर रिएक्टेंट 2 आ जाए या रिएक्टेंट 3 आ जाए या प्रोडक्ट 2 आ जाए या प्रोडक्ट 3 आ जाए तो हमेशा आप उनके बीच में प्लस साइन लिखेंगे। तो जो आपको ऑलवेज पुट प्लस साइन इन बिटवीन रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट बहुत ज्यादा हो, और इन बिटवीन प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट भी बहुत ज्यादा हो तब भी आप लोग ऐसे केस में प्लस साइन लिखेंगे। तो यहाँ पे रिएक्टेंट 2 थे इसलिए आपने इनके बीच में प्लस साइन लिखा, यहाँ पे प्रोडक्ट भी 2 थे इसलिए आपने इनके बीच में प्लस साइन लिखा। नेक्स्ट पॉइंट अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो कहता है वो ये है कि अगर सपोज रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है, अगर रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है तो ऐसे केस में जो एरो है आप उसके ऊपर डेल्टा साइन लगाएंगे। याद रखना अगर रिएक्शन के अंदर में हीट एब्जॉर्ब होती है तो ऐसे केस में आप वहां पे डेल्टा साइन लगाएंगे। और अगर किसी रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, अगर किसी रिएक्शन में हीट रिलीज होती है तो ऐसे केस में आप एरो के राइट हैंड साइड में हीट वर्ड लिखेंगे। समझे या नहीं समझे? तो पहला पॉइंट कहता है आपको रिएक्टेंट को हमेशा एरो के लेफ्ट में लिखना है, प्रोडक्ट को हमेशा एरो के राइट में लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा है तो आप लोग वहां पे प्लस साइन लगाएंगे, और अगर प्रोडक्ट भी एक से ज्यादा है तो आप वहां पे भी उनके बीच में प्लस साइन लगाएंगे। थर्ड पॉइंट, अगर हीट एब्जॉर्ब होती है तो ऐसे केस में आपको एरो के ऊपर डेल्टा साइन लगाना है, ट्राइंगल वाला। और अगर हीट रिएक्शन के अंदर में रिलीज होती है तो ऐसे केस में आप लोग राइट हैंड साइड में प्लस हीट लिखेंगे। चलिए फोर्थ पॉइंट को देख लेते हैं हम लोग। फोर्थ पॉइंट का जो कहना है वो ये है कि अगर आप लोग सपोज कोई टेम्परेचर कंडीशंस को यूज कर रहे हो, सपोज आप लोगों ने कोई टेम्परेचर की कंडीशन को यूज किया या आपने कुछ प्रेशर की कंडीशन को यूज किया या इसी के साथ साथ आपने कुछ कैटेलिस्ट को यूज किया, तो ऐसे केस में हमेशा आपको एरो के ऊपर टेम्परेचर, हमेशा आपको एरो के ऊपर प्रेशर और इसी के साथ साथ कैटेलिस्ट भी मेंशन करने का है। अब वो ऊपर नीचे का खेल अभी मैं नहीं कर रही हूँ भाई, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि एरो के ऊपर या नीचे आपको टेम्परेचर, प्रेशर और कैटेलिस्ट लिखना पड़ता है।
अभी हम वो डिस्कस नहीं कर रहे कि ऊपर लिखते हैं नीचे लिखते, अभी सिर्फ मैं आपको जनरल चीजें बता रही हूँ, राइट। फिफ्थ पॉइंट जो कहता है वो ये कहता है कि अगर सपोज आप किसी भी रिएक्शन को यूज करते हो, तो रिएक्शन को यूज करते वक्त आपको जो याद रखना है वो ये है कि अगर कोई चीज लेटस से सॉलिड है, लेटस से अगर कोई चीज सॉलिड है, अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड है तो आप उसके नीचे में एस लिखेंगे। अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड है तो आप उसके नीचे में एल लिखेंगे। अगर कोई सब्सटेंस गैस है तो आप उसके नीचे में जी लिखेंगे। अगर कोई सब्सटेंस जो है वो एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में प्रेजेंट है तो आप उसके नीचे में AQ लिखेंगे। समझ गए ना। जो लास्ट सिक्स्थ पॉइंट है वो ये कहता है कि अगर कहीं पे सपोज PPT का फॉर्म होता है, PPT का मतलब ही होता है अगर कहीं पे प्रेसिपिटेशन होता है, तो अगर जो भी सब्सटेंस का प्रेसिपिटेशन हो रहा है आप उसको हमेशा नीचे वाले एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। अब नीचे वाले एरो का क्यों यूज़ कर रहे हैं, रीज़न यहाँ पे ये है क्योंकि प्रेसिपिटेशन जो होता है वो हमेशा नीचे जाके डिपॉजिट होता है, इसलिए हम लोग डाउनवर्ड एरो से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसी के साथ साथ अगर कहीं पे सपोज गैस फॉर्म होती है, अगर किसी रिएक्शन में गैस फॉर्म हो रही है तो ऐसे केस में आप ऊपर वाले एरो से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। रीज़न ये है कि जब गैस उड़ती है, जब गैस फॉर्म होती है तो वो आसमान में रिलीज हो जाती है, आसमान में उड़ जाती है, इसलिए हम उसको ऊपर वाले एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट पॉइंट ये कहता है कि सपोज अगर आपने HNO3 को यूज़ किया तो आपको बताना पड़ेगा कि वो जो HNO3 है जो आपने रिएक्शन में यूज़ किया वो कंसनट्रेटेड है या वो डाइल्यूट HNO3 है। कंसनट्रेटेड का मतलब ही जिसमें वाटर बहुत कम होता है, जो चीज़ प्योर होती है, और डाइल्यूट मतलब वो चीज़ प्योर के साथ साथ उसमें वाटर भी बहुत सारा होता है, तो उसको हम डाइल्यूट बोलते हैं। This is not applicable only for HNO3. It is applicable for various other acids also. So let's discuss all these points one by one in a brief. What we discuss here is that कि basically जब भी आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हो तो हमेशा आपको जो याद रखना है वो ये है कि रिएक्टेंट को आप लेफ्ट में लिखेंगे और प्रोडक्ट को आप राइट में लिखेंगे। हमेशा आप लोग प्लस साइन देंगे रिएक्टेंट के बीच में और प्रोडक्ट के बीच में अगर उनका अमाउंट ज़्यादा है। अगर हीट एब्जॉर्ब होती है तो आप लोग उसको डेल्टा साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हीट रिलीज होती है तो आप लोग एरो के राइट हैंड साइड में हीट लिखेंगे। टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट की कोई कंडीशंस यूज़ करते हो तो एरो के ऊपर नीचे उसको मेंशन करना है। अगर कोई भी सब्सटेंस सॉलिड में है, लिक्विड में है या गैस में है, एक्वस सॉल्यूशन में, तो आपको उसके नीचे में उसका स्टेट मेंशन करना पड़ेगा। अगर कहीं पे भी प्रेसिपिटेशन का फॉर्मेशन होता है तो प्रेसिपिटेशन नीचे होता है, इसलिए डाउनवर्ड एरो से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर कहीं पे भी गैस फॉर्म होती है तो आप उसको ऊपर वाले एरो से रिप्रेजेंट करते हो क्योंकि गैस आसमान में उड़ जाती है। अगर आप कोई भी एसिड यूज़ करते हो या कोई भी बेस यूज़ करते हो तो आपको उसका नेचर बताना पड़ेगा कि वो कंसनट्रेटेड है या वो डाइल्यूट है। ले लो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। तो ये सारे रूल्स अपन लोगों ने डिस्कस कर लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, हम लोगों ने इतने पूरे के पूरे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए जिसमें हम लोगों ने कैसे क्या हम लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, राइट। चलिए अब देखते हैं आगे का पार्ट। जो आगे का पार्ट है बेसिकली हम लोग उसमें एक वर्ड इक्वेशन को देख रहे हैं और उसके पर्टिकुलरली रिएक्शन को देख रहे हैं। तो वर्ड इक्वेशन जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक ऐसा इक्वेशन जिसको वर्ड्स के फॉर्म में लिखा जाता है वो वर्ड्स इक्वेशन होता है, वर्ड इक्वेशन होता है। तो बेसिकली यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट के अंदर में डाला सोडियम क्लोराइड को और उससे फॉर्म हुआ सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम, एज यू ऑल कैन सी हियर गाइस, राइट। तो अब ये तो वर्ड इक्वेशन है। इस वर्ड इक्वेशन को अगर मैं किसी केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखती हूँ तो इस सिल्वर नाइट्रेट की जगह पे आप लिखेंगे AgNO3, सोडियम क्लोराइड की जगह पे लिखेंगे NaCl, सिल्वर क्लोराइड की जगह पे लिखेंगे AgCl और सोडियम के जगह, सोडियम नाइट्रेट है यहाँ पे, राइट, तो वहाँ पे लिखेंगे NaNO3। तो ये हुआ आपका केमिकल इक्वेशन। तो करना कुछ भी नहीं है, बस इस इक्वेशन से, इसी वर्ड इक्वेशन से आपने केमिकल इक्वेशन को बनाया। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि यहाँ से बहुत बार एक MCQ आता है कि MCQ में ये पूछा जाता है कि जो भी सिल्वर नाइट्रेट है उसको किस में यूज़ किया जाता है। तो याद रखना कि सिल्वर नाइट्रेट को हम लोग वोटर्स इंक में यूज़ किया जाता है। तो जो हम लोग इलेक्शन में जाते हैं ना वोटिंग करने के लिए, तो जो इंक यहाँ पे आपके हाथ में मार्क की जाती है ना, जब आप लोग इलेक्शन देते हो, बेसिकली जब आप लोग इलेक्शन करवा लेते हो, इलेक्शन करने जाते हो, तो वहाँ पे देखो क्या होता है, आपके इलेक्शन वोटिंग करने के बाद आपके एक फिंगर पे, जनरली ये फिंगर होता है,
उस पर एक मार्क कर दिया जाता है ये या ये। फिर आप लोग बहुत लोग क्या करते हो, उस फिंगर के साथ में सेल्फी लेते हो कि डिड फर्स्ट टाइम वोटिंग, सेकंड टाइम वोटिंग, डिड द वोटिंग, प्लीज डू वोटिंग, ऐसे बहुत सारे स्टेटस डालते हैं हम लोग। तो इस अंगली के साथ में, इस फिंगर के साथ में हम लोग हमारी सेल्फी लेते हैं एकदम सुंदर तरीके से दिखते दिखते भाई। तो याद रखना कि ये MCQ बहुत बार पूछा जाता है कि किसको हम लोग वोटर सिंक में यूज करते हैं, तो सिल्वर नाइट्रेट को यूज करते हैं। अब है स्टेप्स इन बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अब भाई देखो, इतने सारे स्टेप्स मैं नहीं पढ़ाने वाली हूँ। फिर आप लोग सोचेंगे अरे मैम ऐसा मत करो ना, पूरे स्टेप्स पढ़। अरे भाई टेंशन क्यों लेते हो, इतने सारे स्टेप्स को मैं पढ़ के नहीं समझाने वाली। मैं तो आपको एकदम बढ़िया ट्रिक के हेल्प से समझाने वाली हूँ कि कैसे हम लोग किसी भी रिएक्शन को एकदम ही बढ़िया तरीके से क्या करने वाले हैं, बैलेंस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे क्या हम लोग किसी भी रिएक्शन को एकदम बढ़िया तरीके से बैलेंस करेंगे। चलिए देखते हैं। NaOH + H2SO4, ये सब चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए डिस्कस करते, समझा के देती हूँ आपको सारी चीज़ें। एक रिएक्शन कंसिडर कर रहे हैं हम लोग। रिएक्शन है NaOH + H2SO4 गिव्स Na2SO4। ये रिएक्शन आपको क्वेश्चन के अंदर में दी जाएगी और आपको बोला जाएगा कि करो भाई करो, इस रिएक्शन को बैलेंस करो। अब देखो क्या होता है, अगर आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करने का है तो सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ तो आपको रिएक्शन समझ में आना चाहिए। अगर रिएक्शन समझेंगे ही नहीं तो आप रिएक्शन को कहाँ से बैलेंस करेंगे। तो समझ लो, ये जो NaOH है, इस NaOH को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ये जो H2SO4 है, इसको हम लोग एसिड बोलते हैं। और सभी को ये बात बहुत ही बढ़िया तरीके से पता है कि जब भी एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा वहाँ पे क्या फॉर्म होता है, हमेशा वहाँ पे फॉर्म होता है सॉल्ट प्लस वाटर। तो याद रखना है कि जब भी एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो हमेशा वहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। तो वही वाली रिएक्शन है, अब आपको बैलेंस करने का है। तो ऐसा नहीं कि भाई अगर मुझे बैलेंस करने बोला तो बस मैं बैलेंस करने के लिए भिड़ गया। कुछ लोग इतने पागल होते हैं, बैलेंस रिएक्शन को भी बैलेंस करते बैठते और पता चलता है यार मेरे से तो बैलेंस ही नहीं हो रहा है। अरे भाई पहले चेक तो कर लो कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। अगर रिएक्शन पहले से ही बैलेंस है तो बैलेंस काय को करेंगे हम लोग, समझे या नहीं समझे। तो कहना मुझे यहाँ पे ये है कि रिएक्शन को बैलेंस करने से पहले एक बार ज़रा आंखें घुमा के चेक कर लो कि सच में रिएक्शन बैलेंस है भी या नहीं है, समझे या नहीं समझे। तो चलिए भाई, सबसे पहले तो हम लोग चेक करते हैं कि क्या हमारी रिएक्शन सच में बैलेंस है या नहीं है। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स का लिस्ट बना लेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं एलिमेंट्स का लिस्ट बना ले रही हूँ। सबसे पहले मैंने सोडियम को चेक किया। सोडियम को हम लोग देखेंगे रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में। तो इस तरीके से आप लोग लिस्ट बना लेंगे, ठीक है। एक साइड में आप लोग लिखेंगे रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में कितने एटम प्रेजेंट है, और दूसरे साइड में आप लोग क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट में कितने साइड में एटम्स है। इस तरीके से आपको लिखने का है। चलिए आगे देखते हैं। सोडियम यहाँ पे कितना है, रिएक्टेंट में 1 है, और प्रोडक्ट में आपको कितने सोडियम दिख रहे हैं, 2। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि रिएक्टेंट में आपको 1 ही सोडियम दिख रहा है और प्रोडक्ट में आपको 2 सोडियम दिख रहे हैं। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे लिख लिया, रिएक्टेंट में 1 सोडियम और प्रोडक्ट में 2 सोडियम। सोडियम मतलब ही Na। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एटम जो कि है ऑक्सीजन को। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि रिएक्टेंट में अगर आप ध्यान से देखते हो तो 1 ऑक्सीजन है ये वाला, और 4 ऑक्सीजन है ये वाला। तो 4 + 1 कितना होता है, 4 + 1 5 होता है। मतलब रिएक्टेंट में टोटल कितने ऑक्सीजन है, 5 ऑक्सीजन है। ज़रा ध्यान से देखो, 1 ऑक्सीजन है यहाँ पे और 4 ऑक्सीजन है यहाँ पे। तो 4 + 1 होता है 5। इसलिए रिएक्टेंट में मैंने कितने ऑक्सीजन लिखे, 5 ऑक्सीजन। आगे देखते हैं। वही अगर मैं प्रोडक्ट की बात करती हूँ तो प्रोडक्ट में यहाँ पे आपको 4 ऑक्सीजन दिख रहे हैं और यहाँ पे आपको 1 ऑक्सीजन दिख रहा है। तो 4 + 1 कितना होता है, 5। तो प्रोडक्ट में भी कितने ऑक्सीजन एटम है, 5 ऑक्सीजन एटम है। चलिए अब हम लोग देखते हैं गाइस हाइड्रोजन को। अगर मैं हाइड्रोजन H की बात करती हूँ तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि रिएक्टेंट में आपको कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है 1 और यहाँ पे दिख रहा है 2। मतलब ही रिएक्टेंट में कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 हाइड्रोजन। वही अगर मैं प्रोडक्ट की बात करती हूँ तो प्रोडक्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन। तो इस तरीके से मैंने हाइड्रोजन को भी लिख दिया, समझ गए। चलिए अब क्या बचा है, अब सिर्फ और सिर्फ आपका बचा है सल्फर। तो चलिए गाइस अब हम लोग सल्फर की भी बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करती हूँ सल्फर की तो रिएक्टेंट में आपको 1 ही सल्फर दिख रहा है
और अगर मैं प्रोडक्ट की बात करती हूँ तो प्रोडक्ट में भी आपको एक ही सल्फर दिख रहा है। तो इस तरीके से मैंने सबसे पहले तो सारे एटम्स का एकदम ही बढ़िया तरीके से लिस्ट बना लिया, जिससे कि मुझे एकदम बढ़िया तरीके से आइडिया मिल गई कि कैसे क्या ये होने वाला है। चलिए, अब हम लोगों ने लिस्ट बना लिया। अब ज़रा लिस्ट बनाने के बाद में, लिस्ट बनाना तो बड़ा ही आसान था, करना कुछ भी नहीं था। जितने आइटम्स दिख रहे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में उनका लिस्ट बना लो, और रिएक्टेंट में कितने हैं, प्रोडक्ट में कितने हैं वो लिख लो। बट याद रखना, अगर आप हाइड्रोजन को लिख रहे हो तो ऐसा नहीं कि पगले जैसे रिएक्टेंट में एक हाइड्रोजन देख लिया और लिख दिया ये ले एक हाइड्रोजन है, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करना भी मत भाई, पहले चेक कर लेना। एक हाइड्रोजन अगर इधर है तो बाजू में भी तो 2 हाइड्रोजन है ना, इसका मतलब हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 हो गए। तो गलती से भी ऐसा नहीं कि घाई घाई में देख लिया एक हाइड्रोजन है, हाँ मैंने बोला तो सही है लिख दो एक हाइड्रोजन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। समझे या नहीं समझे? अब ज़रा चेक करेंगे भाई, चलिए आ जाओ चेक करने के लिए। तो चेक करते वक्त आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा, यहाँ पे सोडियम 1 है और यहाँ पे सोडियम 2 है, मतलब क्या सोडियम बैलेंस है? नहीं भाई नहीं। यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, क्या हाइड्रोजन बैलेंस है? नहीं भाई नहीं। इसका मतलब क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? हाँ, मतलब ही क्या हुआ कि ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस नहीं है, मतलब ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है। इसी का मतलब ये हुआ भाई कि आपको ये रिएक्शन को अब बैलेंस करना पड़ेगा, नीड टू बी बैलेंस। आपको ये रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा क्योंकि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। समझ गए ना? चलिए अब करते हैं हम लोग ये रिएक्शन को बैलेंस। तो अब देखो, बैलेंसिंग के लिए आपको एक रूल को यूज़ करना है, और वो रूल यहाँ पे देखो क्या कहता है। वो रूल यहाँ पे ये कहता है भाई कि आपको सबसे पहले तो रिएक्टेंट में चेक करने का है। ये रिएक्टेंट में आप चेक करो या तो आप प्रोडक्ट में चेक करो, किसी में भी आप चेक कर सकते हो। आप रिएक्टेंट के अंदर में भी चेक कर सकते हो, आप प्रोडक्ट के अंदर में भी चेक कर सकते हो, वैसे फॉर्मूले को या वैसे ग्रुप को जिसमें मैक्सिमम एटम्स हो। तो आप रिएक्टेंट के अंदर में चेक करो या प्रोडक्ट के अंदर में चेक करो वो कंपोनेंट को जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है ना? तो आपको रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में वो कंपोनेंट को चेक करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। अगर आप NaOH को देखते हो तो NaOH में देखने के बाद आप लोगों ने जो यहाँ पे ऑब्जर्व किया उसको हम लोग देख लेते हैं क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे। तो जब आप NaOH को बैलेंस करते हो तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे एक Na है, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है, मतलब टोटल एलिमेंट कितने हैं? टोटल एलिमेंट यहाँ पे 3 है। वही अगर मैं H2SO4 की बात करती हूँ तो H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है, मतलब टोटल एटम कितने हुए भाई? 2 + 1 + 4 कितना हुआ? 7 एटम्स। तो यहाँ पे आपके टोटल 7 एटम्स है। अगर मैं बात करती हूँ Na2SO4 की तो यहाँ पे देखो 2 सोडियम है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। इसका मतलब ही यहाँ पे कितने एटम हुए भाई? कितने एटम हुए जल्दी से बता दो, कितने एटम हुए? यहाँ पे आपके कितने एटम हुए भाई? यहाँ पे भी आपके टोटल 7 एटम्स हुए। ठीक है। और अगर मैं वाटर की बात करती हूँ तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे टोटल 3 एटम हुए। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि NaOH में टोटल एटम 3 है, H2SO4 में 7 है, Na2SO4 में 7 है और वाटर में 7 है। तो आप लोगों ने जो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ऑब्जर्व किया ना, वो पॉइंट देखो क्या है। वो पॉइंट आप लोगों ने ये देखा कि H2SO4 में 7 एटम्स है, इसी के साथ साथ Na2SO4 में भी 7 एटम्स है, मतलब ही H2SO4 और Na2SO4 दोनों में ही कैसे एटम है? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। NaOH में 3 एटम है, मतलब वो अपने कुछ भी काम का नहीं है। वाटर में भी 3 एटम है, मतलब एट प्रेजेंट एट दिस मोमेंट तो हमारे वो कुछ भी काम का नहीं है। बट इफ़ यू लुक इनटू H2SO4 एंड Na2SO4 तो दोनों में ही 7 एटम है। इसका मतलब इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। तो रिएक्टेंट का रूल ये कहता है कि आप सबसे पहले उस कंपोनेंट को बैलेंस करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हो। मतलब अगर आपको सबसे पहले अगर बैलेंस करना है तो आप NaOH को बैलेंस नहीं करेंगे, क्योंकि NaOH में तो कम नंबर ऑफ एटम्स है ना। फिर अगर मैं आप बात करती हूँ H2SO4 की तो H2SO4 में 7 एटम है, मतलब आप उसको पहले बैलेंस कर सकते हो।
वही अगर मैं बात करती हूँ Na2SO4 की, तो उसमें भी टोटल 7 एटम्स है, मतलब आप उसको भी पहले बैलेंस कर सकते हो। बट वही अगर मैं बात करती हूँ वाटर की, तो आप उसको पहले बैलेंस नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें भी कैसे है, कम एटम है। समझ गए ना। तो अब आपके हिसाब से आप Na2SO4 को भी पहले कर सकते हो, H2SO4 को भी पहले कर सकते हो, क्योंकि दोनों में ही अब 7 एटम्स है, दोनों में ही मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। तो आप अपने चॉइस के हिसाब से दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट करके पहले उसको बैलेंस करेंगे। अब ऐसा मत सोचना कि क्या NaOH को हम बैलेंस नहीं करेंगे, क्या वाटर को हम, अरे भाई ऐसा नहीं है, उनको भी आप बैलेंस करने वाले हो, लेकिन टाइम के साथ साथ, टाइम आने पर पहले तो आप उन्हीं कंपोनेंट्स को बैलेंस करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। समझ गए ना। चलिए अब हम लोग रिएक्शन को यहाँ पे लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रिएक्शन को ले रही हूँ NaOH प्लस मैंने लिया भाई H2SO4, उसके बाद में मैंने लिया है Na2SO4, और उसके बाद में मैंने क्या लिया, उसके बाद में मैंने लिया है वाटर को। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे का पार्ट। जो आगे का पार्ट आप लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया वो ये है। चलो सबसे पहले मैं Na2SO4 को बैलेंस करती हूँ। आपकी मर्जी, अगर H2SO4 को बैलेंस करने की होती है तो आप H2SO4 को भी बैलेंस कर सकते हो, बट मैं तो पहले Na2SO4 को बैलेंस करी क्योंकि मेरी मर्जी है Na2SO4 को। हाँ, लेकिन NaOH और वाटर को आप पहले बैलेंस बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अब जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप Na को देखते हो, Na2SO4 को देखो, क्योंकि अपन को इसको बैलेंस करने का है, तो सबसे पहले अपन किसको देखेंगे, Na2SO4 को देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि सोडियम कितने हैं, सोडियम यहाँ पे 2 है, ठीक है। यहाँ पे सल्फर कितने हैं, यहाँ पे जो सल्फर है भाई वो है 1, और ऑक्सीजन कितने हैं, 4। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि Na2SO4 में सोडियम भाई आपके 2 है, सल्फर आपके 1 है, और ऑक्सीजन आपके 4 है, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की अगर सोडियम की मैं बात करती हूँ तो यहाँ पे सोडियम सिर्फ और सिर्फ 1 ही है, देखो ना, NaOH में सोडियम 1 ही है, ठीक है। वही अगर मैं H2SO4 में सल्फर की बात करती हूँ तो यहाँ पे सल्फर 1 है, और अगर मैं ये दोनों रिएक्शन में ऑक्सीजन की बात करती हूँ तो ऑक्सीजन को हम पहले बाद में देखते हैं, पहले आप इतना देख लो। तो Na2SO4 को हम सबसे पहले बैलेंस कर रहे हैं, आप H2SO4 को भी पहले बैलेंस कर सकते हो, क्योंकि दोनों में ही मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है। अब यहाँ पे सोडियम कितने हैं, 2 है, और लेफ्ट हैंड साइड पे सोडियम कितने हैं, 1 ही है। इसका मतलब आप ही मुझे बताओ, यहाँ पे राइट साइड में सोडियम 2 है और लेफ्ट साइड में सोडियम 1 है, तो 1 को कौन से नंबर से अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे 2 नंबर मिल जाएगा। तो बेसिकली अगर मैंने 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 2 नंबर मिल जाएगा, मतलब दोनों ही तरफ मेरे सोडियम क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, इसलिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो अब आपको समझ में आया कि मैंने NaOH में को 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया। रीज़न ये है क्योंकि राइट साइड में Na 2 थे बट लेफ्ट साइड में Na 1 ही था, और जब हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी 2 हो जाएगा, दोनों तरफ सोडियम कैसे हो जाएंगे, सेम, इसलिए मैंने NaOH को 2 से मल्टीप्लाई किया। चलो अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं सल्फर की। सल्फर तो भाई दोनों तरफ ही 1 है, मतलब वो बैलेंस है। अब एट लास्ट यू हैव टू बैलेंस व्हाट, यू हैव टू बैलेंस गाइस ऑक्सीजन। तो चलिए लेट्स लुक इनटू द ऑक्सीजन। सोडियम बैलेंस हो गया Na2SO4 में का, सल्फर पहले से ही बैलेंस था, अब आपको ऑक्सीजन को देखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऑक्सीजन को। अगर मैं NaOH में बात करती हूँ तो NaOH में मुझे कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं, ध्यान से देखो और बताओ। NaOH में भाई मुझे तो 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, 2 ऑक्सीजन, ठीक है। H2SO4 में मुझे कितने ऑक्सीजन दिख रहे हैं, H2SO4 में मुझे 4 ऑक्सीजन दिख रहे हैं। तो NaOH में मुझे 2 ऑक्सीजन दिख रहे हैं और H2SO4 में मुझे 4 ऑक्सीजन दिख रहे हैं। अब जरा यहाँ पे देखो, 4 + 2 की अगर मैं बात करती हूँ तो 4 + 2 कितना होता है, 6 होता है ना। 4 + 2 कितना होता है, 6 होता है, मतलब ही यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, 6 ऑक्सीजन है, क्योंकि NaOH में 2 है, H2SO4 में 4 है, तो 2 + 4 6 होता है, मतलब रिएक्टेंट साइड में टोटल 6 ऑक्सीजन है। वही अगर मैं प्रोडक्ट साइड की बात करती हूँ तो प्रोडक्ट साइड में आपके देखो ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन है आपके 4, और यहाँ पे तो आपका ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ 1 ही है। तो 4 + 1 कितना होता है, 5 होता है। तो अब आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि सबसे पहले NaOH, H2SO4, Na2SO4 और वाटर में से आप Na2SO4 या H2SO4 को ही बैलेंस कर पा रहे हो। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि Na2SO4 या H2SO4 में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स है, एज आई ऑलरेडी डिस्कस राइट नाउ।
देन हम लोगों ने Na2SO4 को बैलेंस करना देखा और उसमें मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहले हम लोगों ने सोडियम को बैलेंस किया, सल्फर ऑलरेडी बैलेंस था Na2SO4 में, और अब हम लोग ऑक्सीजन का बैलेंसिंग देख रहे हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 + 4 6। वही अगर मैं राइट साइड की बात करती हूँ तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे 1 है। तो अगर मैं इसको 2 नंबर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने गाइस जो देखा वो ये है कि मैंने यहाँ पे 2 नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो अब यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2 हो गए, है ना। तो 4 ऑक्सीजन + 2 ऑक्सीजन कितने होते, 6 ऑक्सीजन। तो दोनों ही तरफ मेरे ऑक्सीजन क्या हो गए, बैलेंस। और हाइड्रोजन तो वैसे भी अपने आप बैलेंस हो ही जाते। तो ये हुई मेरी बढ़िया सी बैलेंस रिएक्शन। तो आई होप आप सभी को समझ में आया। मैंने आपको वो सारे स्टेप्स पढ़ के नहीं सुनाए, मैंने आपको एक्चुअली बैलेंसिंग करके दिखाया। समझे या नहीं समझे, क्योंकि पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आता है जब तक हम लोग उस भी चीज़ को करके नहीं दिखाते हैं। चलिए ले लो भाई इस पार्ट का स्क्रीनशॉट। तो ये पूरा का पूरा बैलेंसिंग मैंने एकदम बढ़िया तरीके से आपको कंप्लीट करवा के दिया। जितना भी रिड्यूस पार्ट है वो मैंने आपको नहीं पढ़ाया। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कि रिड्यूस पार्ट जब पेपर में पूछने वाले नहीं है तो वाई टू स्टडी, राइट। तो अब हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को, कि बेसिकली जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके टाइप्स कौन से होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के भाई वैसे तो 4 टोटल टाइप्स होते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है। सबसे पहली रिएक्शन जो होती है वो होती है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन होती है भाई आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन आपकी होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फोर्थ रिएक्शन जो आपकी होती है वो होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इस तरीके से ये टोटल आपकी 4 टाइप की रिएक्शंस है। तो अभी हम लोग ये सारे रिएक्शंस को एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ने वाले हैं। यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड, राइट, कि बेसिकली रिएक्टेंट्स के डेफिनेशन याद करने से नथिंग इज गोइंग टू हैपन। यू हैव टू रीड ऑल द एग्जाम्पल्स ऑल्सो, बिकॉज व्हेन द क्वेश्चन कम्स इन द एग्जाम, राइट, सो बेसिकली डेफिनेशन वोंट बी इनफ, यू ऑल्सो हैव टू एक्सप्लेन द एग्जाम्पल्स विथ फॉर दैट पर्टिकुलर डेफिनेशन। तो चलिए अब हम लोग देख रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। एज द नेम सेज हियर कॉम्बिनेशन, नाम ही बोल रहा है कॉम्बिनेशन। इसका मतलब ही 2 या 2 से ज़्यादा एटम क्या होने वाले हैं, कंबाइन होने वाले हैं। समझे या नहीं समझे। जैसे कि मैग्नीशियम को आपने ऑक्सीजन के साथ में क्या किया, ऐड किया, तो उससे क्या फॉर्म हुआ, MgO फॉर्म हुआ। तो व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन इन ए रिएक्शन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, जब 2 लोग एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाते हैं, जैसे कि आप इस चीज़ को अपने तरीके से भी ले सकते हो, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। 2 लोगों से एक चीज़ बन रही है, तो बेसिकली इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन, क्योंकि 2 लोगों ने एक दूसरे के साथ में रिएक्ट होके कंबाइन होके एक प्रोडक्ट को फॉर्म किया है। तो Mg और O2 यहाँ पे 2 अलग अलग रिएक्टेंट थे, बट इनसे एक प्रोडक्ट MgO फॉर्म हुआ। उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। अब जैसे कि इसका नाम ही है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसका मतलब ही डीकम्पोजिशन, इसका मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब ही आप इसको डिस्ट्रॉय भी बोल सकते हो, या तो आप ये बोल सकते हो कि एक जो कंपाउंड है बेसिकली वो 2 कंपाउंड में टूटता है। तो आप ये भी बोल सकते हो भाई कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही तो उल्टा डिकम्पोजिशन है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में 2 एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होके एक तीसरा एटम फॉर्म कर रहे थे, है ना। 2 एटम कंबाइन होने के बाद एक प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा था, बट डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट से 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि अगर 2 से 1 बनता है तो इस रिएक्शन को आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हो, और अगर 1 से 2 बनता है तो इस रिएक्शन को आप लोग कौन सी रिएक्शन बोलते हो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए अब यहाँ पे आप लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे आपने एक ही कंपाउंड दिया, और इस एक कंपाउंड से आपको 2 टाइप के प्रोडक्ट मिल रहे। आपने यहाँ पे शुगर को लिया, इसी शुगर को आप लोग सुक्रोज भी बोलते हो, इसी को आप लोग शक्कर भी बोलते हो। तो जब आप इसका डिकम्पोजिशन करवाते हो तो इससे 2 टाइप की चीज़ें बनती है, कार्बन और वाटर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपने लिया CaCO3 को, इस CaCO3 को, ये CaCO3 आपको एक ही दिख रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट एक ही दिख रहा है, बट कितने प्रोडक्ट बने, 2 प्रोडक्ट, कैल्शियम ऑक्साइड और CaO2। तो ये भी आपकी कौन सी रिएक्शन हुई, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड टाइप की रिएक्शन जो है वो है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखो भाई होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जैसे कि इसका नाम ही है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट एक ही बार लिखा है, मतलब याद रखना एक ही आयन का डिस्प्लेसमेंट होता है, दो आयन का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, एक ही आयन का डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि नाम में आ रहा है डिस्प्लेसमेंट। मैनी टाइम्स वी ऑफन गेट कंफ्यूज दैट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो यू जस्ट हैव टू कंसिडर वन थिंग हियर कि इन द डिस्प्लेसमेंट द नेम इटसेल्फ सेज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बिकम ऑकर एट ओनली सिंगल टाइम, एक ही बार डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही आयन का क्या होने वाला है, रिप्लेसमेंट। या आप ये भी कह सकते हो कि एक ही आयन का क्या होने वाला है, डिस्प्लेसमेंट। देखो पहले आपने लिया CuSO4 को, उसमें डाला जिंक को, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जिंक जो था वो कॉपर के जगह पे चले गया, कॉपर जो था वो बाहर निकल गया, मतलब कॉपर की जगह पे क्या आया, जिंक आया, तो एक ही आयन का रिप्लेस हुआ। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि कॉपर का रिप्लेसमेंट यहाँ पे जिंक के साथ में हुआ, मतलब एक ही आयन का डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक ही आयन का रिप्लेसमेंट हुआ, तो इस रिएक्शन को आप लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए अब हम लोग आगे देख रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें हम लोग बेसिकली वी विल सी कि व्हाट डज डबल डिस्प्लेसमेंट मीन। तो इसमें बेसिकली आप लोगों को नाम से समझ में आ रहा है डबल, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो होने वाला है लेकिन डबल तरीके से, मतलब ही हम ये कह सकते हैं कि दो आयंस का एक दूसरे के साथ में, दो आयंस का डिस्प्लेसमेंट होने वाला है, दो आयंस का रिप्लेसमेंट या दो आयंस का रिप्लेसमेंट होने वाला है। चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। इसका सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है गाइस वो देखो क्या है, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। एक है CuSO4 प्लस ZnCl2, तो इससे फॉर्म हो रहा है ZnSO4 प्लस CuCl2। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखो क्या ऑब्जर्व किया, जरा ध्यान से देखना। आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो जिंक है वो कॉपर के जगह पे गया और जो कॉपर है वो जिंक के जगह पे गया। अब यहाँ पे दो आयंस का रिप्लेसमेंट हुआ। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन की बात करती हूँ तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही आयन का रिप्लेसमेंट हुआ था, सिर्फ और सिर्फ जिंक ही कॉपर के जगह पे गया था, एक ही आयन रिप्लेस हुआ था, इसलिए इसका नाम था डिस्प्लेसमेंट। बट अगर आप इस रिएक्शन को देखते तो यहाँ पे दो आयन एक दूसरे के साथ डिस्प्लेस हो रहे। CuSO4 में कॉपर के जगह पे जिंक आ गया और ZnCl2 में जिंक के जगह पे कॉपर आ गया, तो दो आयन का डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसलिए हम लोग इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। नाउ विल सी एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि आप सभी को बहुत ही बढ़िया तरीके से पता है भाई, तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा जैसे कि इसका नाम ही है एंडोथर्मिक। अब देखो भाई देखो, इसका नाम ही है एंडोथर्मिक, नाम में ही आ रहा है एंडो। एंडो का मतलब ही वो क्या बोलता है, हीट, तू अंदर आ, अंदर आ। एंडोथर्मिक मतलब वो हीट को क्या बोलता है, हीट, तू अंदर आ, अंदर आ। मतलब ही याद रखना है कि एंडो का मतलब ही होता है अंदर और थर्मिक का मतलब ही होता है हीट, तो वो हीट को बोलता है भाई तू हीट अंदर आ, अंदर आ। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होने वाली है। वही अगर मैं बात करती हूँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का एग्जैक्टली अपोजिट है। एक्सो का मतलब ही होता है बाहर जाना और थर्मिक का मतलब ही क्या होता है, हीट। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर जाती है, जिसमें हम बोलते हैं हीट तू बाहर जा, बाहर, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट बाहर जाती है, मतलब ही हम ये कह सकते हैं एक ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है उसको हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं। मेल्टिंग ऑफ आइस जो होता है, जब आइस मेल्ट होता है तो वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो वो एग्जाम्पल हुआ एंडोथर्मिक रिएक्शन का। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का है डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। जब आप NaOH पैलेट्स को, जब आप NaOH को वाटर के अंदर में डालते हो तो बेसिकली वो जो बीकर है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है, हॉट हो जाता है, समझ गए ना, इसका मतलब वहाँ पे हीट रिलीज हो रही है। उसके बाद में ये वही वाली चीज़ें हैं। अब उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। उसमें से जो पहला फैक्टर है वो है नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन का जो रेट होता है वो बहुत सारे फैक्टर्स के हिसाब से चेंज होता है, समझ गए ना। तो पहला होता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, कि
कि रिएक्टेंट का नेचर कैसा है। अब ज़रा यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करती हूँ रिएक्टेंट के नेचर की, तो याद रखना कि रिएक्टेंट में बेसिकली 2 टाइप के नेचर होते हैं। पहला होता है एक वो रिएक्टेंट जिसकी रिएक्टिविटी हाई होती है, और एक वो रिएक्टेंट जिसकी रिएक्टिविटी लो होती है। अब ज़रा यहाँ पे देखो, अगर कोई एटम को मैंने लिया है जिसकी रिएक्टिविटी हाई है, इसका मतलब उसका रिएक्ट होने का पावर कैसा है, ज़्यादा है। इसका मतलब वहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा वो भी कैसा रहेगा, हाई रहेगा। और अगर किसी रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी कम है, अगर किसी रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी लो है, तो ऐसे केस में जो भी उसका रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी कैसा रहेगा, लो रहेगा। तो आप लोगों ने यहाँ पे 2 पॉइंट ऑब्जर्व किए कि अगर रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा रहेगा, और अगर रिएक्टेंट की रिएक्टिविटी लो है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी लो रहेगा। अगर मैं बात करती हूँ एल्यूमिनियम की और जिंक की, तो याद रखना कि एल्यूमिनियम जो है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। इसका मतलब एल्यूमिनियम के लिए रेट ऑफ रिएक्शन भी हाई रहेगा, और जो जिंक है उसकी रिएक्टिविटी कम है, मतलब जिंक के लिए रेट ऑफ रिएक्शन भी कम रहेगा। अब हम लोग आगे देख रहे हैं साइज ऑफ पार्टिकल को। तो साइज ऑफ पार्टिकल का कंसेप्ट ये कहता है कि अगर पार्टिकल का साइज है ज़्यादा, अगर पार्टिकल का साइज लार्ज है, तो कहीं ना कहीं जो भी उसकी रिएक्टिविटी रहेगी, जो भी उसका रिएक्ट होने का पावर रहेगा वो लो रहेगा, क्योंकि भाई वो मोटा है। अब मोटे में आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि सरफेस एरिया कम है, इसके वजह से उसकी रिएक्टिविटी लो है। वही अगर मैंने कोई पार्टिकल को लिया जिसका साइज बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है, जिसका साइज स्मॉल है, कम साइज है, छोटा सा साइज है, तो ऐसे केस में उसकी जो रिएक्टिविटी रहेंगी वो कैसी रहेंगी, हाई रहेंगी। मतलब ही आप लोगों ने देखा होगा, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया कैसा है, ज़्यादा है। जो मोटे लोग होते हैं वो ज़्यादा जल्दी से नहीं भाग पाते, बहुत धीरे धीरे भागते हैं वो, तो उनकी रिएक्टिविटी कम है। लेकिन जो पतले लोग रहते हैं, मेरे जैसे भाई स्लिम, तो बेसिकली वो लोग बहुत ही फटाफट भाग सकते हैं, उनकी रिएक्टिविटी भी कैसी रहती है, ज़्यादा। फिर तीसरा जो चीज़ है वो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये कहता है कि 2 टाइप के रिएक्टेंट होते हैं। एक रहता है कंसंट्रेटेड, मतलब जिसमें पानी 0% होता है, और एक रहता है डाइल्यूट। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि कंसंट्रेशन में पानी 0% होता है, 0% वाटर होता है, और डाइल्यूट में आप बोल सकते हो कि 75% से भी ज़्यादा वाटर होता है। तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में बेसिकली पानी बहुत ही कम है। वो कैसे फॉर्म में है, वो पेयर फॉर्म में है, इसलिए उसकी जो रिएक्टिविटी रहती है वो कैसी रहती है, वो बहुत ही ज़्यादा हाई रहती है। बट जो डाइल्यूट सॉल्यूशन है उसकी जो भी रिएक्टिविटी रहती है वो कैसी रहती है, लो रहती है। फिर आपको याद रखना है टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो, वैसे वैसे जो भी रिएक्शन का रेट होता है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि रिएक्टेंट बहुत फास्ट मूव कर सकते हैं, उनको एनर्जी मिल जाती है। उसके बाद में कैटलिस्ट, जैसे कि आप सभी को पता है कि जैसे जैसे कैटलिस्ट आप रिएक्शन के अंदर में ऐड करते हो, तो कैटलिस्ट जो होता है वो रिएक्शन के रेट को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। समझ गए ना। चलिए अब हम लोग आके देख रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन में आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसको वो कैरेक्टरिस्टिक्स समझ गए उसको बाद में बिल्कुल भी टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। जो भी ऑक्सीडेशन होता है, याद रखना सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रीज़न यहाँ पे ये है क्योंकि नाम ही है ऑक्सीडेशन, मतलब इस रिएक्शन में ऑक्सीजन का क्या होने वाला है, एडिशन होने वाला है। ठीक है, समझ गया। अगर ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब ही आप ये भी बोल सकते हो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का आप लोग क्या करने वाले हो, एडिशन करवाने वाले हो। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन होता है क्योंकि नाम ही है ऑक्सीडेशन, और किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का भी ऑक्सीडेशन होता है। इसी के साथ साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, लॉस होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये है, जैसे कि यहाँ पे एडिशन ऑक्सीजन का हो रहा है तो ऑक्सीजन का उल्टा हाइड्रोजन होता है। याद रखना ऑक्सीजन का अपोजिट हाइड्रोजन होता है।
मतलब अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो हाइड्रोजन का क्या होगा, रिमूवल होगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। इसी के साथ साथ हाइड्रोजन जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो आप ये भी कह सकते हो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो क्या क्या पॉइंट्स आप लोगों ने देखे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन होता है। ऑक्सीजन जो होता है भाई वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, याद रखना ऑक्सीजन इज ए इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आप ऑक्सीजन का एडिशन करवा रहे हो, मतलब ही अल्टीमेटली आप लोग क्या करवा रहे हो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऑक्सीडेशन एडिशन करवा रहे हो। ऑक्सीडेशन का मतलब ही लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो रिमूवल ऑफ क्या होगा, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन जो होता है वो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो आप इसको रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी बोल सकते हैं। इसी के साथ साथ जैसे कि इस रिएक्शन का नाम ही है ऑक्सीडेशन, इसका मतलब इस रिएक्शन में बेसिकली जो भी आपका ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना, ऑक्सीडेशन नंबर, वो भी क्या होता है, वो भी इंक्रीज होता है। समझ गए ना। चलिए अब जो रिडक्शन रिएक्शन है उसमें सारा इसका अपोजिट रहेगा, क्योंकि जैसे कि ऑक्सीजन का अपोजिट हाइड्रोजन होता है, इन द सेम फैशन आपको ये भी याद रखना है कि जो भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है उसका एग्जैक्टली अपोजिट आपकी रिडक्शन रिएक्शन होती है। तो अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, अगर आप उनका उल्टा करते हो तो आपकी वो कौन सी रिएक्शन बन जाएंगी, रिडक्शन रिएक्शन। ये सारी वही वाली चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं बेसिकली रस्ट को, और रस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लगभग जब मैं 10th में थी तब से ही रस्ट मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, और आपके वक्त भी अभी मुझे रस्ट इंपॉर्टेंट लगता है। तो बेसिकली आप लोगों ने देखा होगा कि रस्ट का मतलब ही होता है जंग खाना। जैसे कि आयरन वगैरह को आप देखते हो तो वो जंग खा लेता है ना। जब आप पानी वगैरह में रख देते हो लोहे की सलाख को या लोहे की किसी विंडो वगैरह को अगर आपने पानी में रख दिया तो वो जंग खा जाती है, मतलब उसे खेपले निकलने चालू हो जाते हैं, रेडिश कलर की हो जाती है। अ सर्टन टाइप ऑफ रेडिश कलर सॉलिड लेयर विच इज कलेक्टेड ऑन द मेटालिक सरफेस। जो भी मेटालिक सरफेस है, सपोज ये मेटल की सरफेस है, मेटालिक सरफेस, इसके ऊपर में जो भी रेडिश कलर का सॉलिड लेयर फॉर्म होता है ना, इस रेडिश कलर की सॉलिड लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं। बहुत बार पेपर में एमसीक्यू में रस्ट का फॉर्मूला भी पूछा जाता है, तो याद रखना Fe2O3xH2O इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। बहुत अच्छे से इसको याद कर लो, Fe2O3xH2O, x मतलब कितने भी वाटर आ सकते हैं, समझ गए ना। उसके बाद में रस्ट जो होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से फॉर्म होता है। तो जितने पॉइंट मैंने यहाँ पे येलो कलर से लिखे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू प्रोस्पेक्टिव्स इन दी स्टेट बोर्ड एग्जाम, राइट। सो आई टोल्ड यू हियर कि जो भी रेडिश कलर का सॉलिड लेयर फॉर्म होता है ऑन दी मेटल सरफेस दैट वी कॉल्ड एज रस्ट, और इसी के साथ साथ रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3xH2O, और रस्ट जो होता है वो फॉर्म होता है बाय द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो रस्ट फॉर्मेशन की प्रोसेस भी बहुत बार पूछी जाती है कि कौन सी स्टेप्स, कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है इन दी रस्ट फॉर्मेशन। रस्ट का कैसे क्या फॉर्मेशन होता है, उसी को आप करोजन भी बोलते हैं, नो डाउट। तो सबसे पहले स्टेप में आयरन जो होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे आपने आयरन मेटल लिया है, Fe मतलब ही आयरन मेटल, और उसका ऑक्सीडेशन हुआ Fe2+ में +2 इलेक्ट्रॉन्स में। तो अब यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब ही आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे आयरन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। अब यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे आयरन का, अगर आप ध्यान से देखते हो तो पहले वो आयरन था और अब वो बना है Fe2+ +2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 था और यहाँ पे +2 है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। इसका मतलब ही आप इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर पहले आयरन का 0 था मेटालिक फॉर्म में और अब वो +2 है, मतलब ही ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ। तो इस रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे, या तो आप इलेक्ट्रॉन लॉस के टर्म्स में भी इसको बोल सकते हैं। अब ऑक्सीडेशन तो हो गया, सेकेंड रिएक्शन कौन सी रहेंगी, यानी गैसिंग, रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे सेकेंड स्टेप में ऑक्सीजन जो होता है H+ आयन और इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस में वाटर को फॉर्म करता है, मतलब ही ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। फॉर्म क्या हो रहा है, वाटर हो रहा है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, ठीक है भाई, कि पहली वाली जो रिएक्शन है रस्ट फॉर्मेशन में वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। तो ठीक है, आपने इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन बोल दिया।
मैम लेकिन जो सेकेंड रिएक्शन है उसको रिडक्शन क्यों बोला? तो याद रखना भाई, सेकेंड रिएक्शन में आप लोग इलेक्ट्रॉन का क्या करवा रहे हो? गेन। और जब भी इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो उस रिएक्शन को भी आप लोग क्या बोलते हो? रिडक्शन रिएक्शन। उसके बाद में अब आप लोगों ने देखो भाई क्या देखा, जो Fe2+ आयन यहाँ पे फॉर्म हुए थे बेसिकली अब वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं Fe3+ आयन में। ठीक है, अब आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा, फिर आपने पूरे रिएक्शन को कंबाइन कर दिया और इस तरीके से यहाँ पे आपके रस्ट का फॉर्मेशन हुआ। लास्ट कंसेप्ट जो है आपका वो है रेंसिडिटी। हम लोग देख रहे हैं कि रेंसिडिटी क्या होता है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आपकी मम्मी जो होती है भाई वो एक समय पे एक या एक से ज़्यादा तेल का डब्बा नहीं लाती है। सपोज बहुत लोग क्या करते हैं, 1-1 किलो 2-2 किलो तेल लाते हैं। बट अब क्या हो गया भाई कि 1-1 किलो 2-2 किलो अगर हम तेल लाते हैं दुकान से, तो एक तो हमारा पेट्रोल भी जाता है दुकान तक जाने के लिए। सेकेंड पॉइंट ये है कि वो अपन को महंगा पड़ता है। तीसरा पॉइंट ये है 1-1 किलो 2-2 किलो तेल अगर हम डबकी के अंदर लाने के लिए जाते हैं, कंटेनर में लाने जाते हैं, तो बेसिकली वो आपको प्योर भी नहीं मिलता है, वो इम्प्योर रहता है, उसमें वो कुछ तो भी पामोलियन ऑयल भी मिला देते हैं। सेकेंड पॉइंट, इसी के साथ साथ वो आपको महंगा देते हैं और वो प्योर भी नहीं होता है और बार बार लाने के लिए जाना पड़ता है। अब मैक्सिमम लोग क्या करते हैं भाई, तेल का डब्बा ला लेते हैं। बट याद रखना, आपने अपने घर में ऑब्जर्व किया होगा कि कभी भी जो तेल का डब्बा आप लाते हो वो 1 या 2 लाते हो, उसके ऊपर नहीं लाते। ऐसा आपने नहीं देखा जैसे आप गेहूं के बोरे सपोज 5-6 ला लेते हो, लेकिन तेल के डब्बे आप कभी भी 5-6 नहीं लाते, 1 या 2 ही लाते। रीज़न ये है क्योंकि जो तेल होता है समय के साथ साथ वो रेंजेड होना चालू होता है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैम अगर सपोज मैंने तेल के बहुत सारे 10-10 डब्बे भी ला लिए, तो अब वो तो बंद है, तो क्या वो रेंसिड हो जाएगा? तो हाँ भाई हाँ, अगर आपने डब्बों को बंद भी रखा ना, तो भी कंटेनर के अंदर में कुछ स्पेस तो ऐसी रहती है जिससे वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आ ही जाता है। इसका मतलब वो रेंसिड हो जाता है, वो खराब हो जाता है। तो इसका मतलब ये है व्हेन वी यूज़ ओल्ड ऑयल, जो बहुत पुराने ऑयल होते हैं, या तो लेफ्ट ओवर ऑयल, लेफ्ट ओवर कुकिंग ऑयल। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब आपकी मम्मी आपके लिए समोसे या आलू गुंडे, मेरे मुंह में पानी आ रहा है भाई, अब रहा नहीं जा रहा मुझसे, समोसे आलू गुंडे या भजे बनाती है, तो जो भी ऑयल बच जाता है वो फेंक देती है क्या? नहीं, वो ऑयल को वो नेक्स्ट डे सब्जी बनाने के लिए यूज़ करती है। तो जो भी लेफ्ट ओवर ऑयल रहता है या जो भी पुराना ऑयल रहता है, उससे आप जब खाना बनाते हो तो आप लोगों ने देखा होगा एक बहुत ही खराब स्मेल आता है, फाउल ऑडर आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। फॉल ऑडर मतलब बहुत ही खराब ऑडर आता है, वोमिटिंग जैसा फीलिंग आता है। तो बेसिकली जो फॉल ऑडर होता है उसको हम रेंसिडिटी बोलते हैं। रेंसिडिटी का डेफिनेशन बहुत बार एमसीक्यू में 10th स्टैंडर्ड में पूछा जा चुका है। उसका टेस्ट भी बहुत ही खराब हो जाता है। तो अब देखो, फ्रेश ऑयल का कलर और रेंसिड ऑयल का कलर अगर आप ध्यान से देखते हो तो कितना ज़्यादा आपको यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। देखो भाई, एज पर द प्रॉमिस मैंने आपका 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 3 का 1 शॉट भी क्या कर दिया कंप्लीट, एकदम बढ़िया तरीके से। भाई सारे के सारे टॉपिक्स कवर किए, ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ दिया, और एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ाने की कोशिश की। रिड्यूस वाले पोर्शन को भी डिस्कस नहीं किया। नॉलेज शेयर करने से तो नॉलेज बढ़ता है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो ताकि जल्दी से सब्सक्राइबर्स वी रीच टू 1 मिलियन, राइट? थैंक यू वेरी मच।